वेलकम टू नर्सिंग एट्रियम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिवर सिरोसिस। तो ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक हमने टच करने हैं। सबसे पहले कि लिवर सिरोसिस क्या चीज़ है, हमें ये जानना है और इसके काजेज़ और रिस्क फैक्टर क्या हैं। फिर इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये डिज़ीज़ किस तरह डेवलप करती है, और इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स, और ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग इंटरवेंशंस। सबसे पहले हम लिवर की एनाटॉमी स्टडी कर लेते हैं। लिवर हमारे पास अपर राइट क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में मौजूद होता है। ये डायफ्राम के नीचे और स्टमक के ऊपर होता है। लिवर के हमारे पास दो लोब्स होते हैं, एक राइट एंड सेकंड लेफ़्ट। राइट जो है वो लार्जर इन साइज़ है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट लोब। फिर अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें कि लिवर को ब्लड सप्लाई किन वेसल्स के थ्रू जा रही है, तो सबसे पहले हेपेटिक आर्टरी, और ये हार्ट से हेपेटिक आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई होती है लिवर को। और हेपेटिक पोर्टल वेन ये क्या करता है, जो हमारा जीआई सिस्टम है वहाँ से न्यूट्रिएंट रिच ब्लड की सप्लाई करवाता है लिवर को। और थर्ड हेपेटिक वेन ये लिवर से ब्लड लेके जाता है। अब हम लिवर की नॉर्मल फंक्शन स्टडी कर लेते हैं कि नॉर्मल फंक्शंस क्या हैं लिवर के। एक हेल्थी लिवर कौन से फंक्शंस करता है। सबसे पहले ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म, अमोनिया की कन्वर्जन, चूँकि अमोनिया एक बहुत टॉक्सिक मॉलिक्यूल है तो उसकी कन्वर्जन भी लिवर में ही होती है। इसके अलावा प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म और फैट की मेटाबॉलिज्म भी होती है। साथ में विटामिन और आयरन की स्टोरेज भी लिवर में होती है। और डिटॉक्सिफिकेशन या ड्रग मेटाबॉलिज्म, आप फार्मा में जितने भी ड्रग्स पढ़ेंगे तो आप उसके फार्माकाइनेटिक्स में पढ़ेंगे तो वो सारों का जो मेटाबॉलिज्म होता है ऑलमोस्ट 90%, मोर देन 90% ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो लिवर में ही होता है और फिर यहाँ से होके किडनी और किडनी से फिर एक्सक्रीट आउट करता है। इसके अलावा बाइल की फार्मेशन भी लिवर में ही होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। गाल ब्लैडर में बाइल की फार्मेशन नहीं होती, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल, लेकिन प्रोड्यूस लिवर में ही होता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन बिलिरुबिन की एक्सक्रीशन कराना, ये भी लिवर का ही काम है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है क्लॉटिंग फैक्टर्स के जो फार्मेशन है वो लिवर में ही होती है। ये नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिवर हैं। अब बात करते हैं हम लिवर सिरोसिस की कि लिवर सिरोसिस क्या चीज़ है। बेसिकली सिरोसिस क्या है, ये सीवियर स्कारिंग जब हो जाए लिवर की तो उसको हम सिरोसिस बोलते हैं। अब सीवियर स्कारिंग कब होती है, जब क्रोनिक इंजरी, लॉन्ग टाइम क्रोनिक इंजरी की वजह से उसका एक्सपोजर हो रहा हो मुख्तलिफ़ एरिटेंट से, और जिसकी वजह से उसमें क्रोनिक इंजरी हो रही हो लिवर में, तो उसकी वजह से जो स्कारिंग होती है इन स्टेज पे, तो उसको हम सिरोसिस बोलते हैं, लिवर सिरोसिस। Cirrhosis is the severe scarring of the liver and poor liver function seen at the terminal stages of chronic liver disease। इसमें क्या होता है, इसमें इस डिज़ीज़ में लिवर के ऊपर नोड्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? नोड्यूल्स। कौन से? पेरेन्काइमल नोड्यूल्स, मतलब लिवर के जो टिश्यू हैं उसके ऊपर नोड्यूल्स बन जाते हैं। और इनका साइज़ वेरी करता है, ये 3 मिलीमीटर से लेस भी हो सकते हैं, जिनको हम माइक्रो नोड्यूल्स बोलते हैं, और ये सेंटीमीटर्स में भी हो सकता है, जिसको हम मैक्रो नोड्यूल्स बोलते हैं। अब बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की कि लिवर सिरोसिस डेवलप कैसे होता है, ये डिज़ीज़ डेवलप कैसे होता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्रोनिक इंजरी होती है, सही, लॉन्ग टाइम क्रोनिक इंजरी होती है। उसके काज जो है कोई भी हो सकता है, वो अल्कोहल यूज़ की वजह से भी हो सकता है, वो ड्रग की वजह से भी हो सकता है, और भी इसके डिफरेंट काजेस हैं जो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो उसकी वजह से क्रोनिक इंजरी, और क्रोनिक इंजरी जब लॉन्ग टाइम होगी तो उसकी वजह से हेपेटोसाइट जो नॉर्मल सेल हैं लिवर के,
वो उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है बिल्कुल जाके इन स्टेज पे। तो इसके बाद फिर लिवर की स्कारिंग या फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिवर सिरोसिस। इस पिक्चर में देखें, ये हेल्थी लिवर है हमारे पास, ठीक है, दिस इज़ हेल्थी लिवर, इसके ऊपर कोई नोड्यूल्स नहीं बना हुआ। लेकिन अगर आप इस पिक्चर को स्टडी करें तो देखें इस पे इतने सारे नोड्यूल्स बने हुए हैं, ये लिवर सिरोसिस का इमेज है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ पे। तो अल्कोहलिक कंजम्पशन, और ये ज़्यादातर वेस्ट में कंज्यूम ज़्यादा किया जाता है, तो इस वजह से जो अल्कोहलिक रिलेटेड जो लिवर सिरोसिस हमें देखने को मिलता है वो वेस्ट में ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिलते हैं। और दूसरा वायरल हेपेटाइटिस, कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो उसकी वजह से लिवर सिरोसिस हो सकता है, जैसे कि 10% इन वेस्ट बट HCV मोस्टली कंट्रीब्यूट इन पाकिस्तान। इसके भी डिफरेंट रीज़न है। एक रीज़न ये भी है कि यहाँ के कंडीशन जो है वो अनहाइजेनिक कंडीशंस हैं, तो इस वजह से भी ये इसके केसेस पाकिस्तान में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बाइलरी डिजीज़, चूँकि बाइल प्रोड्यूस लिवर में ही होता है, तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए बाइल की और वो रिलीज़ नहीं हो रहा हो लिवर से, और प्रोड्यूस हो रहा हो लेकिन रिलीज़ नहीं हो रहा हो, तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, वो पस जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे वो इन्फ्लेम्ड करना शुरू कर देगा लिवर के टिश्यूज़ को, और फिर उनमें क्रोनिक इंजरी और फिर हेपेटासाइट की रिसेक्शन और सिरोसिस या फाइब्रोसिस या स्कारिंग हो जाती है। जेनेटिक काज भी हो सकता है, लेकिन वो कम है, वो 5% है कि फैमिली में चलता आ रहा हो और फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी ये डिजीज़ हमें देखने को मिले। इसके अलावा क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस के कुछ ऐसे सिरोसिस के केसेस भी है जिसकी हमें काज पता ही नहीं चलता कि मतलब काज कौन सा है। और इसके अलावा ड्रग इंड्यूस सिरोसिस भी हो सकता है कि लिवर का काम तो नॉर्मल ये है कि वो मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग करता है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म उनका नहीं कर पाता और वो उल्टा लिवर को ही डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अल्फ़ा मिथाइलोडोपा, ठीक है। इसके अलावा और काजेज़ भी हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस और स्टीटो हेपेटाइटिस, STEOTO, स्टीटो हेपेटाइटिस। इसका मतलब ये कि फैट डिपॉजिट बन जाते हैं लिवर में और वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं लिवर की पेरेन्काइमा या लिवर के टिश्यूज़ को। सिरोसिस। अब आते हैं हम इसके साइन और सिम्टम्स की तरफ, यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, किन अलामात के साथ पेशेंट हॉस्पिटल आता है। सबसे पहले इंटरमिटेंट माइल्ड फीवर, कि उसको माइल्ड फीवर होता है, बहुत ज़्यादा फीवर नहीं होता, 100 एंड 101 फीवर उसका होता है, लेकिन वो भी इंटरमिटेंट होता है, वक्फों के साथ होता है, कंटिन्यूस नहीं होता वो, ठीक है। मतलब वो ठीक हो जाता है, वापस 99 पे आ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो 100 और 101 हो जाता है, फिर वापस 99 पे, ठीक है। तो इस तरह वो वक्फों के साथ उसको माइल्ड फीवर होता है। इसके अलावा उसके स्किन पे वेस्कुलर स्पाइडर्स जैसे साइंस हमें देखने को मिलते हैं। आप इस पिक्चर में, पहले फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो कि स्पाइडर शेप के जिस जिस तरह वो जाली नहीं बनाता, तो उस शेप के हमें साइंस देखने को मिलते हैं पेशेंट के स्किन पे, ठीक है। और साथ में उसके जो पाम्स होते हैं ना, हाथ, वो सुर्ख होते हैं, रेड पाम्स होते हैं उसके। और ये इस वजह से होता है क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, लिवर उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ इट्स फेलियर, कि उसमें लिवर सिरोसिस हुआ है, तो इस वजह से वो एस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा, तो वो एस्ट्रोजन जाके जो सरफेस के नज़दीक ब्लड वेसल्स होते हैं उनको डायलेट करता है, इसकी वजह से हमें ये अपीयरेंसेस देखने को मिलती हैं। इसके अलावा नाक से खून आना, वो भी एपिस्टेक्सिस बुलाते हैं उसको हम। और एंकल एडेमा, के एंकल में एडेमा देखने को मिलता है, और एब्डामेन में पेन, चूँकि ये अपर एब्डामेन में मौजूद होता है, तो हमें अपर एब्डामेन में इसका इधर पेशेंट को पेन फील हो रहा होता है, ठीक है। और जो उसका लिवर है पेशेंट का, वो भी इनलार्ज और सख्त होता है, फर्म होता है वो। और जो स्प्लीन है वो साइज़ में बड़ा हो जाता है, स्प्लीनोमेगाली हो जाती है, ठीक है। तो ये साइन सिम्टम हमें पेशेंट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसे साइन सिम्टम्स जो हमें कंफर्म बताए कि सिरोसिस, इस पेशेंट को सिरोसिस है कंफर्म, ठीक है, तो वो कौन से साइन सिम्टम है, वो है एसाइटीज़। सबसे पहले एसाइटीज़ इस वजह से क्योंकि
लिवर सिरोसिस की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, पोर्टल वेन में पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, उसकी वजह से वो जो फ्लूइड है वो लीक आउट करता है पोर्टल वेन से और थर्ड स्पेस में जाता है यानी पेरिटोनियल स्पेस में जाता है। तो एसाइटिस हमें देखने को मिलती है पेशेंट में, ठीक है। और साथ में चूँकि लिवर का काम क्या था, बिलिरुबिन को एक्सक्रीट कराना, वो एक्सक्रीट तो नहीं कर पा रहा, तो सीरम में उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से पेशेंट में जॉन्डिस देखने को मिलती है, वीकनेस देखने को मिलती है और उसमें मसल वेस्टिंग हो रही होती है और उसकी वजह से पेशेंट में वेट लॉस हमें देखने को मिलता है। और ये कंटिन्यूस माइल्ड फीवर नहीं है, ये ऑलरेडी हमने बता दिया कि ये इंटरमिटेंट माइल्ड फीवर। और जो उसके नेल्स फिंगर्स के नेल्स ये उनकी क्लबिंग हो जाती है, वो स्मूथ शेप नहीं रहते, वो क्लबिंग शेप हो जाते हैं, ठीक है। और परप्यूरा वो कलरिश नज़र आता है उसका। और स्पॉन्टेनियस ब्रूजिंग कि उसकी स्किन पे ब्रूज स्पॉन्टेनियसली बनते हैं, ठीक है। और एपिस्टेक्सिस नाक से खून का आना। और चूँकि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जो सिस्टमिक ब्लड फ्लो है वो डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से हमें पेशेंट में हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। और जब ब्लड सप्लाई सही से नहीं जा रही होती तो जो बॉडी हेयर्स हैं वो स्पार्स हो जाते हैं और नेल्स वाइट हो जाते हैं। अगर हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ जाएं कि इस डिजीज़ यानी लिवर सिरोसिस की हम डायग्नोसिस किस तरह करेंगे, तो सबसे पहले सीबीसी। सीबीसी में हमें क्या रिजल्ट मिल सकते हैं कि प्लेटलेट काउंट उसका डाउन होता है, क्योंकि जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं वो स्प्लीनोमेगाली की वजह से वो प्लेटलेट्स स्प्लीन में फंस जाते हैं और सीरम में उनका लेवल लो हो जाता है। तो उसकी वजह से जब हम सीबीसी करते हैं तो सीरम में उनका लेवल प्लेटलेट्स का हमें कम देखने को मिलता है इसकी। और लिवर सिरोसिस का एक कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि एसोफेगल वेरिसिस बनती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। और जब ब्लीडिंग हो तो खून की कमी, और जब खून की कमी होती है तो उसकी वजह से हमें सीबीसी में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स की वैल्यू भी कम देखने को मिलती है। इसके अलावा हम लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं एंजाइम के लिए, ठीक है। चूँकि लिवर में इन्फ्लेमेशन और एनर्जी चल रही होती है, वो सिरोज हो चुका होता है, वो फाइब्रोज्ड हो चुका होता है, तो उसके जो एंजाइम है वो लीक आउट करना शुरू कर देते हैं और फिर वो सीरम में उनका लेवल हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा सीरम एल्ब्यूमिन की टेस्ट हम करते हैं कि सीरम में एल्ब्यूमिन कैसा है। अगर डिक्रीज़ है तो इसका मतलब ये है कि लिवर में कोई मसला है जिसकी वजह से वो प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर रहा एल्ब्यूमिन प्रोटीन की। इसकी वजह से हमें सीरम में एल्ब्यूमिन का रेशियो जो है वो कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। अगर नॉन डायग्नोस मतलब इन्वेसिव टेक्निक की तरफ हम जाएँ तो वो क्राइटेरिया क्या है कि हम लिवर के एंजाइम देखते हैं उसमें, यानी एएलपी, एलडीएच, एएलटी, एएसटी, ये सारे हमें सीरम में इनका लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये लिवर फेलियर की वजह से लिवर से लीक आउट करना शुरू कर गए हैं, तो सीरम में उनका लेवल इस वजह से ज़्यादा होता है। और सीरम में जो बिलिरुबिन का रेशियो है वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसकी वजह से ही हमें फिर ऐसे पेशेंट में जॉन्डिस देखने को मिलते हैं। और सीरम एल्ब्यूमिन जो है वो डिक्रीज़ होता है, बाकी प्रोटीन्स भी, ऐसे प्रोटीन्स जो लिवर बनाता है नॉर्मल कंडीशन में, अब चूंकि वो हेल्थी नहीं है तो वो बना नहीं रहा, तो इसकी वजह से एल्ब्यूमिन और बाकी प्रोटीन्स हमें सीरम में कम देखने को मिलते हैं। और प्लेटलेट काउंट स्प्लीनोमेगाली की वजह से प्लेटलेट्स वहाँ पे ज़्यादा है, स्प्लीन में क्लस्टर कर गए हैं, वहाँ पे सिक्वेस्टर हो गए हैं वहाँ पे, तो सीरम में उनका लेवल कम है, तो उसकी वजह से जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो इंक्रीज़ देखने को मिलता है और प्लेटलेट काउंट हमें डिक्रीज़ देखने को मिलता है कि वो डिक्रीज़ हो जाता है। अगर हम इस डिज़ीज़ के मैनेजमेंट की बात करें कि अब इसको मैनेज किस तरह करना है, तो एक नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट है इसकी और एक सर्जिकल। नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट ये है कि हम उसको जो डाइट दे उसमें सोडियम कम दें उसको, क्योंकि उसको ऑलरेडी एडेमा है, एसाइटीज़ हैं, हम नहीं चाहते कि उसमें और फ्लूइड रिटेंशन हो, ठीक है। तो हमने डाइट में लो सोडियम वाली डाइट देनी है उसको, और प्रोटीन भी ज़्यादा नहीं देना, इस तरह फैट्स भी, क्योंकि इनकी मेटाबॉलिज्म वो प्रॉपर कर ही नहीं पा रहा फेलियर की वजह से, लिवर फेलियर की वजह से, तो हम ये नहीं देते हैं, ठीक है। और हाई कार्ब वाली डाइट देते हैं और साथ में वाइटामिन, क्योंकि विटामिन की नॉर्मल स्टोरेज तो लिवर में होती है, लेकिन लिवर सिरोसिस की वजह से फिर विटामिन की कमी देखने को मिलती है, तो हम विटामिन देते हैं साथ। अगर ज़रूरत पड़े तो हम फिर टीपीएन यानी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे डाल देते हैं पेशेंट को। और इसके अलावा हम पेरासेंटिसिस करते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो असाइटीज़ है उसको हम रिमूव करते हैं पेरिटोनियल स्पेस से, तो उसके लिए हम पेरासेंटिसिस करते हैं, ठीक है। और एसोफेगेस्ट्रिक बलून टेम्पोनेट
हम ये एसोफेगल वेरिसिस जो बनती है, जो आपका एसोफेगस है उसमें जो ब्लड वेसल है वो बहुत ज़्यादा जब डायलेट होती है तो उसको एसोफेगल वेरिसिस हम बुलाते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम एसोफेगेस्टिक बलून टेम्पोनेट डालते हैं, ठीक है। और साथ में इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी, और पेशेंट को बोलते हैं कि आपने अल्कोहल बिल्कुल इनटेक उसकी नहीं करनी, ठीक है। अब सर्जिकल पे अगर बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट किस तरह करते हैं इसकी, हम पेरिटोनियस शंट या लेविन शंट डालते हैं। और ये शंट इसलिए डालते हैं कि हम चाहते हैं कि जो जैसे जैसे ये रिवर्स वो फ्लूइड थर्ड स्पेस में आएगा तो हमने उसको रिमूव करने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए, सुपीरियर वेना केवा में डाइवर्ट करने के लिए हम लेविन शंट डालते हैं। इस साइंटिस्ट के नाम पे हमने इसका रखा हुआ है लेविन शंट। और साथ में एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन के इसके थ्रू, एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन के थ्रू हम जो एसोफेगल वेरिसेस हैं जो कि ब्लीडिंग के दहाने पे है कि अगर वो रप्चर होती है तो ब्लीडिंग होगी, तो उसको काउंटर करने के लिए हम इसे एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन करते हैं। ट्रीटमेंट में हम इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी ऑलरेडी बात कर ली है हमने कि इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी देंगे, और ये किस लिए, एसोफेगस वेरिसेस को ट्रीट करने के लिए। और साथ में सर्जिकल बाईपास शंटिंग प्रोसीजर, कि सर्जिकल बाईपास शंटिंग प्रोसीजर हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि वो असाइटिस जो हैं उसको हम शंट कर दें एब्डोमेन कैविटी से, डाइवर्ट कर दें सुपीरियर वेना केवा में, ठीक है। और लास्ट अगर मतलब बाकी कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही तो हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। फिर अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो हमें जो सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है वो पोर्टल हाइपरटेंशन, और इस पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से ही एसाइटिस हमें देखने को मिलती है। अब पोर्टल हाइपरटेंशन किस वजह से होती है, पोर्टल हाइपरटेंशन इस वजह से होती है कि जो नॉर्मल पोर्टल वेन है जिसमें जीआई से न्यूट्रिएंट रिच ब्लड सप्लाई आ रही है और फिर वो लिवर के थ्रू जा रही है और फिर वो आगे शिफ्ट होगी, तो उसमें क्या हो जाता है कि फाइब्रोसिस की वजह से और स्क्लेरोसिस की वजह से ये लिवर में ये जो पोर्टल वेन है ब्लॉक हो जाता है। जब ये ब्लॉक होता है तो साथ में कोलेट्रल ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होते। कोलेट्रल ब्लड वेसल्स जो फॉर्मेशन होती है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, सफिशेंट नहीं होती कि वो ब्लड सप्लाई को मेंटेन करें और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें। तो उसकी वजह से हमें फिर पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। और इसी की वजह से क्योंकि इसमें ब्लॉकेज आ रहा है ब्लड वेसल में, पोर्टल वेन में, तो वो ब्रेक फ्लो कर रहा है, और जब वो ब्रेक फ्लो करता है तो पोर्टल उसमें जाता है, पेरिटोनियल स्पेस में जाता है, तो हमें एसाइटिस देखने को मिलती है, ठीक है। और चूंकि एल्ब्यूमिन भी कम है, हाइपो एल्ब्यूमिन है, मतलब एल्ब्यूमिन उसमें कम है, तो उसकी वजह से भी वो एल्ब्यूमिन नॉर्मली क्या करता है, अनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है इस तरह कि वो ब्लड को ब्लड वेसल में ही रखता है और बाहर लीक आउट नहीं होने देता। लेकिन चूंकि लिवर सिरोसिस की वजह से सीरम में एल्ब्यूमिन कम हो चुका है तो इस वजह से वो फिर लीक आउट करना शुरू कर देता है और हमें एसाइटिस देखने को मिलती है। इसके अलावा ब्लीडिंग एसोफेगल वेरिसेस के लिवर सिरोसिस में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो एसोफेगस में ब्लड वेसल्स है वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं और वो ब्लीडिंग करना शुरू कर देते हैं। और इस वजह से भी, क्योंकि लिवर का काम क्या था, क्लॉटिंग फैक्टर की फॉर्मेशन, ये उसका नॉर्मल फंक्शन है, क्योंकि अब वो क्लॉटिंग फैक्टर की फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा तो वो हमें वो ब्लीडिंग फिर नहीं रुकती उसकी, और कोगुलेशन डिफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा जॉन्डिस, चूँकि बिलिरुबिन एक्सक्रीट नहीं हो रहा जो कि नॉर्मल लिवर का काम होता है, तो इस वजह से फिर जॉन्डिस देखने को मिलती है। और साथ में हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी इस वजह से चूँकि अमोनिया की कन्वर्जन कौन करता है, लिवर। अब लिवर फेलियर हो गया है, लिवर सिरोसिस हो गया है, तो अमोनिया की कन्वर्जन तो नहीं हो पा रही, तो वो अमोनिया फिर जब ब्रेन तक जाता है तो वो तो टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, तो वहाँ पे एंसेफेलोपैथी काज करा देता है, ठीक है। और इसके अलावा हमें हेपेटो रीनल सिंड्रोम भी साथ में देखने को मिल सकता है। ये इसके सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं लिवर सिरोसिस। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशंस पे, कि कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन हमने लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट को देने होते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज की मॉनिटरिंग, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था लिवर का कि उसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है वो। तो अगर लिवर सिरोसिस हुआ है तो वो उसका नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हुआ होगा, तो उसकी वजह से पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया फेस करना पड़ सकता है। दूसरा, हमने ब्लीडिंग रिस्क को जांचना है कि
पेशेंट को ब्लीडिंग रिस्क कितना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लेटलेट्स काउंट को हमने मॉनिटर करना है और साथ में जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है या INR है उसको मॉनिटर हमने करना है, ठीक है। और जब हम जितना हमसे हो सकता है उतना कम इन्वेसिव प्रोसीजर ऐसे पेशेंट पे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि ब्लीडिंग के चांसेस कम हों। और साथ में जब इंजेक्शन जिस साइड पे लगाते हैं वहाँ पे 5 मिनट होल्ड करते हैं, प्रेशर डालते हैं ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो वहाँ से। और पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप साफ़ टूथब्रश इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे फिर ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। और जो वेरिसीज़ हमने स्टार्टिंग में ज़िक्र किया कि ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं और जल्दी वो ब्लीड करते हैं, तो उसका रिस्क हमने जांचना है। और अगर ऐसा कंडीशन है, वेरिसीज़ हैं उसको एसोफेगस में या ऐसे स्किन पे, तो उसको हमने जो उसका कफिंग होगा, तो कफिंग को हमने उसके लिए एडमिनिस्टर मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब किए होंगे वो टाइम पे देने हैं। और स्नीजिंग को अगर वो अवॉइड कर सकता है, ज़्यादा फोर्सफुली ना करें मतलब, तो वो उसके लिए अच्छा रहेगा, उससे फिर ब्लीडिंग कम होगी। क्योंकि ये बिल्कुल वल्नरेबल वेरिसीज़ जो होती है वो बहुत वल्नरेबल होती है, थोड़ा सा भी स्ट्रेस आता है इस पर कफिंग स्नीजिंग की वजह से, तो ये पड़ जाते हैं और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। और हाँ, कॉन्स्टिपेशन का भी हमने ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें भी स्ट्रेस लगाता है पेशेंट, तो वो ब्लीडिंग स्टूल में भी ब्लीडिंग आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पे हमारे पास टॉक्सिन बिल्डअप के लिवर का काम क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है, लेकिन अगर लिवर सिरोसिस की वजह से इसका ये फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो फिर टॉक्सिन बिल्डअप हो सकते हैं। तो उसके टॉक्सिन बिल्डअप होने के केसेस में हम उसकी मेंटल स्टेटस को मॉनिटर करते हैं और रिफ्लेक्सेस को चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम पेशेंट को लो प्रोटीन डाइट देते हैं, सही है। और अगर अमोनिया लेवल उसका हाई हुआ हो पेशेंट का, तो फिर उसको हम पर ओरल लेक्टोलोज देते हैं या एनेमा के थ्रू लेक्टोलोज हम देते हैं, ताकि उसका अमोनिया लेवल को हम कम करें, क्योंकि ये एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल है और ये हेपेटिक इंसेफेलोपैथी काज करा सकता है। ऑलरेडी हमने कम्युनिकेशन में इसका जिक्र किया हुआ है। और हम ऐसे पेशेंट में सोडियम को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं और फ्लूइड्स को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसको असाइटीज़ के इशू हैं, एंकल में एडिमा है, फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है, तो जितना हो सकता है सोडियम और फ्लूइड को हम रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। और वाइटामिन्स देते हैं पर ओरल, चूँकि अब लिवर वाइटामिन स्टोरेज भी नहीं कर पा रहा होता लिवर सिरोसिस के केस में, तो हम फिर पर ओरल वाइटामिन्स भी देते हैं। और अल्कोहल और रॉ सी फूड को अवॉइड करने को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड। अगर फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हो तो उस केस में हमारे इंटरवेंशन ये होते हैं कि हम स्ट्रिक्टली जो इनटेक आउटपुट है पेशेंट का, तो हम वो मॉनिटर करते हैं, सही है। और एब्डोमेन जो गर्थ है एब्डोमेन का, तो उसकी हम मेजरमेंट करते हैं डेली, और एडिमा की भी मेजरमेंट हम डेली करते हैं। और साथ में हम डेली वेट मेजरमेंट कर रहे होते हैं कि आया अगर एब्डोमेन गर्थ भी हम डेली मेजर करते हैं, इसलिए कि हमें पता चले कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को उसका अफाका हो रहा है पेशेंट को कि नहीं, ठीक है। और पेशेंट को हम हर 2 घंटे बाद टर्न करते हैं, ताकि हम जो स्किन ब्रेकडाउन का, चूँकि जब स्किन ज़्यादा स्वलन होती है, जैसे कि लिवर सिरोसिस की कंडीशन में होता है, स्किन स्वलन हो जाती है एडिमा की वजह से, साइटिस की वजह से, तो ब्रेकडाउन उसका आसानी से होता है। तो इसके लिए हमने फिर उनको टर्न करते रहना है ताकि स्किन ब्रेकडाउन ना हो, और इससे ये भी फ़ायदा होगा कि रिस्क फॉर इन्फेक्शन के चांसेस उनको कम होंगे, ठीक है। और इसके अलावा सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को मतलब तकलीफ़ होती है सांस लेने में, क्योंकि एब्डोमेन में इतना ज़्यादा फ्लूइड, तो वो लंग्स पे भी प्रेशर डालता है, तो वो सांस से आसानी से नहीं ले पाता, मुश्किल से लेता है, तो इसलिए भी हम पोजीशन को चेंज करेंगे पेशेंट्स की। एंड दैट्स इट, थैंक यू।